नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिजनेस के खास शो इंश्योरेंस की पाठशाला में, जहां पे हम जानते हैं अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, इंश्योरेंस आपके लिए क्यों ज़रूरी है और इंश्योरेंस से जुड़ी ऐसी कई बातें आज हम समझने वाले हैं। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने वहाँ पे टर्म इंश्योरेंस की बात करी थी। टर्म इंश्योरेंस आपके लिए क्यों ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम इंश्योरेंस लेते वक्त बहुत सारी चीज़ें देखना भूल जाते हैं, उनका उस चीज़ का सही तरीके से एनालिसिस करना भूल जाते हैं, जो कि सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कोई भी इंश्योरेंस खरीदते वक्त। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ देखनी है, लेकिन आज हम कवर कर रहे हैं कि 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदें तो आपको वो 5 चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है कि बेसिक ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, तो आप वो भी जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से टर्म इंश्योरेंस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। तो आज हम शुरुआत करते हैं 5 ऐसी चीज़ों के साथ जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले उसमें आता है हेल्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ क्यों, टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त हमें हेल्थ अपनी ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी है। वैसे बता दूं कि नॉट इन ओनली इन द टर्म इंश्योरेंस, वैसे भी आपको हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अभी बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के टाइम पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो सबसे पहले चीज़ आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके काफ़ी ज़्यादा इलनेस है, कोई भी बॉडी में अलग अलग तरीके की इलनेस है, लाइक कोई क्रिटिकल इलनेस है या बीपी का इशू है, या फॉर एन एग्जाम्पल आप स्मोकर हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है डेथ की तो वो बढ़ जाती है। इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो आपसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको कोई भी कवरेज देने से मना भी कर देती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड, हमें ये देखना होगा कि आपकी एज क्या है। एज से भी आपके प्रीमियम में इफेक्ट आता है। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप जितनी छोटी एज में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उतना आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर आज मैं अपनी एज पे लेट अस से कि आज मेरी एज 20 साल है या 25 साल है, तो इस टाइम पे मैंने अगर इंश्योरेंस अपना ले लिया, टर्म इंश्योरेंस बाय कर लिया, तो मुझे आज अपना प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर कि अगर मैं आफ्टर 40 कोई टर्म इंश्योरेंस ले रही हूँ। तो बहुत सारी कंपनीज आपको आफ्टर 40 टर्म इंश्योरेंस इशू ही नहीं करवाती है, या अगर कोई कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस 40 साल के बाद दे भी रही है तो आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा। बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको प्रीमियम पेमेंट करने में। इसमें थर्ड पॉइंट आता है अब कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑक्यूपेशन से टर्म इंश्योरेंस का क्या लेना, आइए वो भी समझ लेते हैं। अगर आप नॉर्मल एक 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, तो आपकी जो डेथ की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन उसी जगह आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी डेथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो इस सिनेरियो में भी कंपनी जो है वो आपसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है। तो ये चीज़ भी टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको इन फैक्टर्स को देख के आपका प्रीमियम बढ़ सकता है। तो और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका आता है एजुकेशन। अब अगर आप इसमें अब वापस से आप सोच रहे होंगे कि एजुकेशन से टर्म इंश्योरेंस का क्या लेना, कि मैंने चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई करी हो, मैंने जितना ही कुछ सीख लिया हो, उससे मैं टर्म इंश्योरेंस लूँ या ना लूँ उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखते हैं, उसमें फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर तो आप इसका मतलब आप अवेयर हैं, आपको सब चीज़ों के बारे में पता है, आप दुनिया को देख रहे हैं, इट मीन्स आप अपनी हेल्थ को लेके भी कंसर्न्ड है। आप अपने रेगुलर मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं, अपना चेकअप करवा रहे हैं, अगर इलनेस कोई हो भी रही है तो उसे साथ के साथ ठीक करवा रहे हैं, तो आपकी जो डेथ की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप अपने लिए अवेयर नहीं हैं, आप मेडिकल टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपकी जो डेथ की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है हेल्थ के अंदर। तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते वक्त।
अब ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर अप कर लिया। अब देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका सम एश्योर्ड, कि आपको अपने सम एश्योर्ड का पे आउट किस तरीके से चाहिए। इसमें जनरली क्या होता है, जनरल कंपनीज क्या करती है कि आफ्टर मेच्योरिटी से पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो वो लमसम अमाउंट है वो एक ही साथ जो नॉमिनी होता है उसको पे आउट कर देती है। अब इस सिनेरियो में होता क्या है, एक साथ उस नॉमिनी के पास सारा का सारा पैसा आ जाता है, तो आधों को तो ये नॉलेज ही नहीं होती है कि वो पैसा लगाना कहाँ है, उस पैसे को यूटिलाइज किस तरीके से करना है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे पास इकट्ठे 1 करोड़ रुपए आ गया, तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि वो मैं 1 करोड़ रुपए को किस तरीके से इन्वेस्ट करूं। मेरे को इन्वेस्टमेंट का सही तरीका पता ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। तो इसके लिए कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है। अभी रिसेंटली एक पेमेंट ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा है बहुत सारी कंपनीज ने मार्केट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड पेमेंट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी एक साथ पैसा ना देकर बल्कि मंथली बेसिस पे आपकी एक रेगुलर इनकम बना देती है, जिससे क्या होता है कि आपको मंथली एक सैलरी की तरह हर महीने पैसे आते रहते हैं, जिससे आप अपनी जो भी फाइनेंशियल नीड है उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। तो एक साथ पैसा ना लेके आप मंथली ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब इस स्टैगर्ड ऑप्शन के अंदर भी दो तरीके के ऑप्शन आते हैं। एक तो मंथली, कि आपको मंथली वो अमाउंट जो लमसम अमाउंट है वो मंथली में डिवाइड हो गया और वो आपको मंथली मिल रहा है। और जो दूसरा ऑप्शन आता है उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मंथली प्लान ऑप्शन या इंक्रीजिंग मंथली पे आउट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जो रेगुलर वाला है, रेगुलर में तो आपको डिवाइड हो गया, वो आपको हर महीने मिल रहा है लमसम अमाउंट का। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि ए पर्सन ने एक पॉलिसी ली, एक टर्म इंश्योरेंस लिया, उसमें उन्होंने जो पे आउट ऑप्शन चूज करा वो करा मंथली ऑप्शन। उसमें 50,000 का उन्होंने मंथली पे आउट ऑप्शन चूज कर लिया कि आफ्टर माई डेथ जो मेरी फैमिली है, जो मेरे नॉमिनी है, उन्हें हर महीने 50,000 रुपए पे आउट हो जाए एज अ सैलरी, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो 50,000 रुपए वो मैंने आज के टाइम के जो आज 50,000 की वैल्यू है वो सोच के करा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज से 20 साल बाद भी जो 50,000 रुपये की वैल्यू आज है वो उतनी रहे। आज जो चीज़ हम 50,000 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन आज तो हम खरीद लेंगे, लेकिन आज से नेक्स्ट 20 ईयर्स बाद, आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद, क्या वो 50,000 की वैल्यू 50,000 रहेगी? क्या मेरी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो उस 50,000 रुपये में फुलफिल हो सकती है? ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। इसलिए आपके पास एक और प्लान होता है जिसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मंथली पे आउट ऑप्शन। आप उसको चूज कर सकते हैं। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है उस तरीके से आपका पैसा भी बढ़ता रहता है। तो आज जो वैल्यू है आपको कल भी, आपके पैसे की कल भी वही वैल्यू रहेगी, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके। अब अगर आपको ये जो इंक्रीजिंग मंथली पे आउट ऑप्शन है इसे इन डेप्थ में समझना है तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। साथ में इन्फ्लेशन, ये इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी चेक कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसका आपकी जेब पे क्या असर पड़ता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम चलते हैं सीधा तीसरे पॉइंट के ऊपर। अभी हमने बात करी थी कि जो सम एश्योर्ड है वो आपको किस तरीके से चाहिए, आपको वो लमसम एक साथ अमाउंट चाहिए या आपको मंथली या इंक्रीजिंग मंथली ऑप्शन चाहिए। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने पैसे लेने की बात करी, अब हम बात करते हैं पैसे देने की, यानी प्रीमियम पेमेंट की। आप प्रीमियम पेमेंट किस तरीके से दें, कौन से ऑप्शन के साथ दें। जनरली आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं इसमें। पहला इसमें ऑप्शन होता है आपके पास सिंगल पेमेंट का, कि एक बार पैसा दिया एंड डन एंड डस्टेड। उसके बाद आपको हर महीने हर साल प्रीमियम देने की कोई भी टेंशन नहीं है। आपने एक बार प्रीमियम पेमेंट करी, नाउ यू आर फ्री। इसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम की पेमेंट आगे नहीं करनी है। एक तो ये ऑप्शन होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सही है जिसके पास अभी इस टाइम पे कैश लिक्विडिटी है, जिसके पास इतना पैसा जेब में है, ये उन लोगों के लिए ठीक है। बट अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक ही बार में सारे के सारे प्रीमियम की वन टाइम सिंगल पेमेंट कर दूं, तो मेरे पास ऑप्शन होता है ईयरली बेसिस पे, कि मैं ईयरली उसकी अपने प्रीमियम की पेमेंट कर सकती हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके लिए इस टाइम पे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कर्जे में पैसे ले या इंटरेस्ट में बोरो करके एक बार में अपनी ईएमआई की पेमेंट कर दे, अपने प्रीमियम की पेमेंट कर दे, तो ये बहुत ही गलत होगा कि आप यहाँ से भी लॉस में जाएंगे और वहाँ से भी लॉस में जाएंगे। तो ये आपको एक बार ध्यान देखना होगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए देखना होगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और जब हम दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे थे वो था रेगुलर प्रीमियम पेमेंट। इसमें क्या होता है, आपको हर ईयर अपने प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट की बात ये होती है कि जो आपका ये पूरा का पूरा प्रीमियम का अमाउंट है ये आपके लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाता है।
अगर आपको किसी भी बड़े अमाउंट की सिंगल टाइम में पेमेंट करनी हो तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाए और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उससे थोड़ी सी डगमगा जाए। तो उसके कंपैरेटिवली आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलर पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये आपके लिए अफोर्डेबल हो जाता है, छोटे छोटे अमाउंट्स में, छोटे छोटे इंटरवल्स में आप इसकी पेमेंट करें और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और बेस्ट ऑप्शन भी होता है। बट इसमें आप एक चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि आपकी इस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे। अब हमने समझ लिया कि आपको आपका हेल्थ कितना ज़्यादा मैटर करता है, सम एश्योर्ड आपको किस तरीके से लेना चाहिए, ठीक है, लमसम लेना चाहिए या आपको रेगुलर इंटरवल में लेना चाहिए, और आपको प्रीमियम पेमेंट किस तरीके से लेना चाहिए। अब चौथा जो पॉइंट आता है, फोर्थ जो पॉइंट आता है, इसमें हम देखेंगे कि हमने जान तो लिया कि सम एश्योर्ड हमें लमसम लेना है या मंथली लेना है, लेकिन सम एश्योर्ड हमें रखना कितना है, हमें पॉलिसी लेनी कितने की है। क्योंकि हम सोचे कि हम 20 करोड़ की पॉलिसी ले लें, लेकिन क्या हम इस टाइम पे इतने ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री हैं, इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि हम उसकी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली कर सकें। किसी भी पॉलिसी के लिए सम एश्योर्ड डिसाइड करते वक्त आपको ये देखना होता है कि आपकी जो ईयरली एवरेज इनकम है वो कितनी है, साथ में आपके ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज है। आइडियली जो होता है वो होता है कि आपकी ईयरली जो इनकम है, एवरेज इनकम है, उसका 20 टाइम्स आपको अपना सम एश्योर्ड रखना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से कि आपकी जो ईयरली एवरेज इनकम है वो है 10 लाख रुपए, तो आपके 10 लाख का 20 टाइम्स कितना होगा, 2 करोड़ रुपए। तो आपको आइडियली जो है सम एश्योर्ड है वो कितने का रखना चाहिए, 2 करोड़ रुपए का रखना चाहिए। बट इसमें एक क्लॉज और आता है कि उस टाइम पे आपको ये भी देखना होगा कि आपके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, कि आपको इस प्रीमियम के अलावा किन किन चीज़ों की अभी लायबिलिटी उठानी है, किन किन चीज़ों की पेमेंट करनी है, किन किन चीज़ों की ईएमआई देनी है। इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको अपना सम एश्योर्ड तय करना होगा कि आपको इस टाइम पे कितना सम एश्योर्ड चाहिए। और जो आइडियली हमने जाना कि वो 20 टाइम्स होना चाहिए, कि आपकी जो एवरेज इनकम है ईयरली उसका 20 गुना, 20 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, लास्ट पॉइंट के ऊपर, कि जो लास्ट फैक्टर है वो क्या इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हमने सारी चीज़ों की बात कर ली, सम एश्योर्ड भी हमने देख लिया, कितने की हमें पॉलिसी चाहिए, कितना हमें प्रीमियम पेमेंट करना है, हमें वापस कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें जान ली। लेकिन टेन्योर, टेन्योर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है टर्म इंश्योरेंस के अंदर, कि आपको कितने टेन्योर का टर्म इंश्योरेंस, यानी कि आपको कितने टाइम तक पॉलिसी कवर करके चल रही है। आइडियली हम देखें, अगर आइडियली माना जाए तो आपका जो टेन्योर है वो उतना होना चाहिए कि जब तक आप उस पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट कर सके, यानी कि आपकी रिटायरमेंट एज, कि आपके रिटायरमेंट तक आपको वो कवर करके चल रहा है। क्योंकि हम सारे के सारे श्योर नहीं होते कि आफ्टर रिटायरमेंट हम उस पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। ये पहला एक आइडियल सिनेरियो होता है कि अपने रिटायरमेंट एज तक का आपका एक पॉलिसी का टेन्योर होना चाहिए। और जो सेकंड फैक्टर आता है वो है डिपेंडेंसी, यानी कि आपके ऊपर कितनी चीजें डिपेंडेंट है, कौन सी एज तक। यानी कि आपको ये इसमें देखना होगा, आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी कि कितनी एज तक आप एकदम फ्री हो जाएंगे सारी चीज़ों से। आपने यानी कि बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट करवा दी, बच्चों की शादी करवा दी, अब आप फ्री हैं, बच्चे एक तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल है, आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है कि वो आपके जाने के बाद भी अपना फाइनेंशियल पूरा का पूरा खर्चा संभाल सकती है, आपके ऊपर वो किसी भी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सेकंड फैक्टर होता है जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों का ढंग से कैलकुलेशन कर लेंगे कि आपके ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, आपको किस टाइम तक का टेन्योर चाहिए, तो आप सही टेन्योर का अपने पॉलिसी के अंदर, अपने टर्म इंश्योरेंस के अंदर एक सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो ये थे आज के 5 पॉइंट्स कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले तो इन 5 फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखिए। अगर आपने ये 5 फैक्टर्स जान लिए, समझ लिए, उनकी सही तरीके से कैलकुलेशन कर ली, इट मीन्स आप अपने लिए एक बेस्ट टर्म प्लान, एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं जो कि आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो इंश्योरेंस की पाठशाला के साथ। धन्यवाद।